वेलकम स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेजर चैप्टर है, उसी को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको ऐसे ही कंटेंट लाके देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये टोटल वर्ड जो है दो वर्ड से बना है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इसके पास हम बाद में आएंगे, पहले हम जानते हैं स्टैटिक। और ये स्टैटिक वर्ड जो है वो उससे आप पहले भी मिल चुके हैं। स्टैटिक, इस वर्ड से आप पहले से भी मिल चुके हैं, क्लास 11th में मिल चुके हैं। तो चलिए कंसीडर करते हैं कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास एक्स वाई जेड। ये ओरिजिन है, इसको ओ मान लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन वेक्टर आप डिफाइन कर लीजिए, कोई सा भी पी नाम दे दीजिए आर। अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम के गुजरते इसके पोजीशन में कुछ चेंज नहीं आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, तो आप ये मानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो आप इस कंडीशन को बोलेंगे इट इज इन स्टैटिक कंडीशन। और इसके ऑपोजिट में अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम के गुजरते चलते इस पोजीशन से आकर इस पोजीशन पे आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, देन आपको बोलेंगे कि ये मोशन में है। उसका अलग एक वर्ड है, लेकिन हम इस चैप्टर में स्टैटिक से ही जुड़े रहेंगे। तो स्टैटिक आपको समझ में आ गया होगा, स्टैटिक। फिर चलिए आते हैं इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रो, ये जो वर्ड आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो फिर इन दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि रेस्ट पे है। तो इसकी डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या है इसकी हिस्ट्री? तो इसकी हिस्ट्री आती है, अगर हम हिस्ट्री के बारे में सोचें तो इसकी हिस्ट्री आती है आज से कई वर्षों पहले। लेट मी लाइक, वो आता है आज से 2600 इयर्स बैक, अबाउट 2600 इयर्स बैक इसकी खोज हो चुकी थी, इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर स्टडी इतना नहीं हुआ था। तो इसकी खोज किसने की? ग्रीस के एक साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते हम, एक फिलोसोफर है, तो उनका नाम था थैलेस। और वो किस सिटी से आते थे? मिलेटस की सिटी से आते थे, इसलिए उनको बोला जाता है थैलेस ऑफ मिलेटस। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एम्बर, कोई सा भी एक ट्री है, उसका पेड़ है, उसका वस्ट जो रेजिनस वस्ट निकलता है वो एम्बर उनको बोलते हैं। उस ट्री के वस्ट को एम्बर बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एम्बर को जब इन्होंने सिल्क के कोई कपड़े से रगड़ दिया, ऐसे कोई सा भी एक सिल्क सा कपड़ा है, आप जो रुमाल यूज करते हैं, ऐसे ही एक कपड़ा है, उसको ऐसे रगड़ दिया, तो इसके पास, जैसे इसको सोचिए एम्बर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे रगड़ दिया, तो इसके पास एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी आ जाती है। कैसे मिस्टीरियस प्रॉपर्टी? इससे ये छोटे छोटे, इससे जो हल्के पदार्थ हैं और ऑब्जेक्ट है लाइक ए स्ट्रॉ, इसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है, इसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे कि अगर यह नीचे पड़ा रहेगा तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर इसको, ये अगर मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है तो ये हमारे डेली लाइफ, ये हमारे यहाँ नहीं मिलता, एम्बर यहाँ नहीं मिलता। तो फिर हम डेली लाइफ में आते हैं कैसे ना? ऐसे ही कोई विंटर का सीजन चल रहा है, आप बाहर बैठे हैं, धूप में पड़ रहे हैं, ऐसे आपको क्या मन किया? ऐसे आपने अपना पेन लिया और यहाँ ऐसे घिस लिया। तो फिर वही पेन अगर आप लाके जो ग्राउंड पे बैठे हैं, वहां डस्ट पार्टिकल भी पड़े होंगे, उसके पास अगर ले जाएं, ऐसा ग्राउंड है, यहाँ डस्ट पार्टिकल है, कोई सैंड पार्टिकल से अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो देखेंगे कि सैंड पार्टिकल्स ग्राउंड को छोड़ के इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे। तो ये इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। तो फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स में ये जान लीजिए कि ग्रीस के जो थैलेस थे, मिलेटस के, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी कर ली थी आज से इतने सालों पहले।
लेकिन इसका कोई भी एक वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। तो हिस्ट्री के और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इतने सालों बाद, अभी कुछ ही साल पहले, जैसे 300-400 साल पहले, विलियम गिलबर्ट एक फिजिसिस्ट हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ स्टडी किया था, साइंटिफिक स्टडी, जिससे इनको पता चला कि ऐसे भी और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये एम्बर जैसी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। उन्होंने उन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ ऐसा ही स्टडी किया था, बहुत ही रॉ स्टडी था, ऐसे कोई साइंटिफिक वैलिडेशन उनके पास नहीं। और उनके बाद जो आए ज्यूरिक, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर इसका प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि ये अट्रैक्ट करता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि ये प्रॉपर्टी रिपल्सन प्रॉपर्टी में भी रिपल्सन भी दिखा सकती है ये प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही था कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो फिर ये कैसे होता है? तो देखिए, फिजिक्स में कोई सा भी थ्योरी को डेवलप करने के लिए पहले कुछ चीजों को एज्यूम करना पड़ता है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डेवलपमेंट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने, जो भी थे साइंटिस्ट हमारे, उन्होंने एक चीज एज्यूम किया, चार्ज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एज्यूम किया एक पार्टिकल है और एक कोई सा भी चीज है जिसको चार्ज कहते हैं, कोई सा भी चीज है उसको चार्ज कहते हैं, चार्ज। इसके डेफिनेशन पे हम आएंगे, लेकिन पहले आप सोच लीजिए कोई सा भी एक चीज है उसको चार्ज कहते हैं, उसी से ही हम इसको क्या कर पाएंगे, इसको समझा पाएंगे, चार्ज के बेसिस पर ही हम समझा पाएंगे। ये चार्ज एक ऐसा चीज है जिसका कोई साइज है, ना कोई शेप है, ना कोई फिजिकल एंटिटी है। तो इट हैज नो शेप, नो शेप, नो साइज, नो फिजिकल एंटिटी। इसका फिजिक्स मतलब इसको कोई छू भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता। ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। तो फिर चार्ज के डेफिनेशन में आते हैं। आप डेफिनेशन को नोट कीजिए। तो क्या है चार्ज, उसका डेफिनेशन, इट इज ए फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल क्या है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ये है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का कोई सा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, which helps to deal with certain phenomena। कोई सा भी कुछ फेनोमेना, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फेनोमेना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम चार्ज का हेल्प लेते हैं। कोई सर्टेन फेनोमेना एंड सर्टेन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सर्टेन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है, आसान भाषा में हम अगर हम समझें, इंटरेक्शन है जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, आप बात करते हैं, कुछ सुनते हैं, गाना एक्सचेंज करते हैं, कभी गाना गाते हैं, मैं इस गाने पे इस पे अटक गया, तू उसी से स्टार्ट कर, ये कोई सा भी इंटरेक्शन है। वैसे ही प्रॉपर्टी मैटर जब कुछ इंटरेक्शन करती है, इंटरेक्शन मतलब एनर्जीज एक्सचेंज, अलग कुछ केमिस्ट्री एक्सचेंज, तो ऐसे ही कुछ फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, चार्ज का हेल्प लेते हैं। यह है डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अब चलिए एक एनालॉजी कर लेते हैं। जैसे कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, अगर किसी बॉडी में मास है, एक फिजिकल बॉडी में मास है, ये समझ लीजिए मास m1 है और ये m2 है, तो फिर इनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही कोई सा भी चार्ज है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q1 से। कोई सा भी चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो इनके अंदर भी एक फोर्स रहेगा, इनके अंदर भी एक फोर्स रहेगा। इधर वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे, वो हम सब पढ़ेंगे, इस टॉपिक के चलते हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इस टॉपिक
को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। और इसके चलते हम इसका प्रॉब्लम्स भी करवा रहे हैं, आप उस प्लेलिस्ट को जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ रेफरेंस ले सकते हैं। और कोई सा भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। वहाँ हमारा ईमेल और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया होगा, आप वहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो एम्बर की तरह कई और सब्सटेंस थे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी शो करी, ये अजीब सी प्रॉपर्टी शो करी। जैसे कि अगर विंटर सीजन है तो आप सुबह सुबह बाहर धूप में बैठे पढ़ रहे हैं, फिर आपका क्या मन हुआ, ऐसे पेन को लिए यहाँ घिस रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर एक बच्चा क्या करता है, उसी पेन को ग्राउंड की तरफ रखता है धूल में, तो देखता है कि छोटे छोटे जो ग्राउंड के धूल के कण हैं, जो पार्टिकल हैं, उसके पेन के इस हिस्से में आके चिपक जाते हैं। तो यही वो प्रॉपर्टी है। तो उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आता है कि ये कैसे इसको अट्रैक्ट कर पाती है, लेकिन अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी अजीब सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला गया कि जब ये ऐसे अट्रैक्ट कर पाता है, क्यों अट्रैक्ट कर पाता है, इसके अंदर कुछ चार्जेस आ जाते हैं। क्या चार्जेस आ जाते हैं, इसके अंदर चार्जेस आने के कारण ये अट्रैक्ट कर पाता है, वो एम्बर अट्रैक्ट कर पाता है। तो फिर चार्ज क्या है? चार्ज ऐसा कुछ चीज है जो फिजिकल नहीं है, जिसका साइज नहीं है, जिसका वॉल्यूम नहीं है, तो उसको मतलब हम उसको फिजिकल आकृति में उसको नहीं सोच सकते। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज है, हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं। चार्ज, चार्ज क्या है? चार्ज इज ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक property of subatomic particles that is able to explain interactive forces and interaction energies between matter। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मैटर का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी है। जिससे कि क्या हो सकता है, जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि एम्बर किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो वी नीड टू नो समथिंग अबाउट चार्जेस। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of subatomic particles that is able to explain interactive forces and interaction energy between the matters। तो ये था चार्ज का डेफिनेशन। और चार्ज उसका साइज नहीं होता, नो साइज, नो वॉल्यूम। चार्ज को हमने देखा नहीं है, नो वॉल्यूम, मतलब उसका फिजिकल सेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन वो है, उसको लिखा है यहाँ, का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज का साइज है, ना वॉल्यूम है, ना फिजिकल सेंस है, लेकिन वो है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर
और ये दो टाइप के होते हैं, चार्ज बस दो टाइप के होते हैं। क्या है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले कैसा था? पहले जब विलियम गिलबर्ट, जिनके बारे में हमने बताया था, गिलबर्ट, उन्होंने कुछ क्रूड वर्क किया था, कुछ क्रूड रिसर्च किया था इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। तो उन्होंने क्या लिखा था, जब एम्बर को ऊन क्लॉथ या किसी कपड़े से घिसा जाता है, एम्बर के ऊपर जो चार्ज आता है उसको उन्होंने नाम दिया था रेजिनस चार्ज। उसको उन्होंने नाम दिया था रेजिनस चार्ज। और उसके उल्टे में, उसके ऑपोजिट, उसको नाम दिया था फ्रिट्रियस चार्ज। तो एम्बर के ऊपर जो डेवलप हुआ वो था रेजिनस चार्ज, जो एम्बर के साथ घिसा गया कपड़ा था उसके ऊपर डेवलप हुआ था उसको बोलेंगे विट्रियस चार्ज, विट्रियस चार्ज। उनके बाद है बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट है। बोला जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी। कन्वेंशन के मुताबिक उन्होंने कुछ कन्वेंशन सेट किए, मन ही मन कन्वेंशन सेट किया। उन्होंने क्या बोला, जब एक ग्लास रोड को किसी कपड़े से हम रब करते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको बोल दिया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और प्लस चार्ज। फिर उन्होंने बोला कि अगर एम्बर को किसी कपड़े से आप रब करो तो एम्बर के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको उन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा उन्होंने कन्वेंशन सेट कर दिया। मन ही मन एक कन्वेंशन सेट कर दिया कि इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। फिर आता है तो फिर आप इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है कि ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब करेंगे। तो रब करने के बाद किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी प्री डिटरमिन्ड है। जैसे कि देखिए ये लिस्ट में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं ये, लेकिन ये लिस्ट में देखेंगे जो पहले आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स को उठा लीजिए, इसको या इसको उठा लीजिए, इसको या इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए या इसको उठा लीजिए। चलिए मैं कंसिडर करता हूँ 4 और 7 को। तो इससे क्या बोला गया है, अगर मैं कॉटन को रबर से रब करूंगा तो क्या होगा, जो पहले आएगा, इस लिस्ट में जो नाम पहले आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस लिस्ट में जो नाम बाद में आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इससे आप बता सकते हैं कि कॉटन और रबर में अगर हम रब करते हैं तो किसमें पॉजिटिव और किसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कॉटन और रबर में कौन पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन नेगेटिव चार्ज आएगा। कॉटन को आएगा पॉजिटिव चार्ज, रबर को आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी किसी लिस्ट को आप याद रखेंगे, थोड़ी बहुत एक दो नाम को याद रखेंगे तो आपको सुविधा होगी। कैसे सुविधा होगी कि जो पहले लिस्ट में जो पहले नाम आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो बाद में नाम आएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आखिरकार हम इसके डेफिनेशन में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन में आते हैं। तो ये क्या है, स्टडी ऑन चार्जेस एट रेस्ट। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज स्टडी ऑन चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो हम पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। इसके कई एप्लीकेशन हैं।
प्रमुख एप्लीकेशनों में से एक है चिमनी। चिमनी का जो एग्जॉस्ट है, चिमनी का जो एग्जॉस्ट है ऐसे गोल होता है या किसी और आकार का भी होता है, उसमें लगा होता है, उसको एप्लीकेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आप जानते हैं कि चिमनी से बहुत एफ्लुएंट्स निकलते हैं, बहुत वेस्ट निकलते हैं। तो ऐसे कुछ जहरीले पदार्थ निकलते हैं जिसको एनवायरनमेंट में छोड़ने से बहुत हानि होगी, बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं। उनको यहाँ कैद करके रख लिया जाता है। वो धुएं से के साथ निकलता है, लेकिन उनको यहाँ कैद करके रख लिया जाता है। कैसे रख लिया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही एप्लीकेशन है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद जरूर उसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पहले से ही पता है एटम, चलिए ये सोच लीजिए ये एटम है। एटम का ये न्यूक्लियस है और ये सारे ऑर्बिट हैं। आपको पता है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिनको मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और कोर का जो न्यूक्लियस को जो ऑर्बिट करते हैं इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। इनको भी कन्वेंशन के हिसाब से ऐसे ही मन मुताबिक प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया नाम, और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया गया। तो देखिए हम एक एटम बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं चार्ज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जैसे कि NaCl, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, किसको चार्ज किसको अनचार्ज कहने के लिए। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो चलिए सोडियम बनाते हैं। ये सोडियम का न्यूक्लियस है, पहले 2 फिर 8 और फिर लास्ट ऑर्बिट में, आखिरी ऑर्बिट में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्लोरीन का बनाते हैं। क्लोरीन का भी वैसे, क्लोरीन का क्या है 287, मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था क्योंकि ये नेगेटिव एलिमेंट हो जाता है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था क्योंकि तो फिर देखिए, तो अपने न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल मतलब इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है बाहर उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन है। दैट मीन्स दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। अपने आप को वो कैंसिल कर रहे हैं, अपने आप के चार्ज को वो कैंसिल कर रहे हैं। और ये बात आपको तो पहले बात ही पता होगी कि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। तो फिर एवरी एटम wants to gain ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या है, बाहर 8 इलेक्ट्रॉन का होना, अपने अपमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। इससे वो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगी। तो देखिए, तो सोडियम क्या करता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के ऊपर दे देता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। इससे क्या होता है देखिए, पहले इसके पास कितने थे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसके पास कितने थे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन।
ये क्या करता है, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो फिर इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास अभी हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो फिर देखिए 11 प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 10 प्रोटॉन का चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज रह जाता है। तो प्रोटॉन को क्या हमने चार्ज असाइन किया है, पॉजिटिव चार्ज। इसी के लिए सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सोडियम क्या हो गया, Na+। एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक और एक चार्ज को एक प्लस से नवाजा जाता है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से सब, तो फिर एक 18 इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। देखिए 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन के चार्ज को नलिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए हम क्लोरीन के ऊपर लिखते हैं क्लोरीन माइनस। इलेक्ट्रॉन है इसीलिए चार्ज को हम माइनस लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो फिर आपको ये भली बात इस समझ में आ गई होगी। तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स को किस टाइम हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे और किस टाइम हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे। तो ये समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप एक ग्लास रोड को एक कपड़े से रब करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, और वही हीट काफ़ी है जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाते हैं। तो देखो चार्ज करने से मतलब रब करने से पहले इसके अंदर जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल था पहले, और ये भी न्यूट्रल था पहले। इसे रब कर देने के बाद इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास चले गए, तो इसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस बॉडी इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होने की वजह से इसके अंदर का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के वजह से ही है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अभी कपड़ा को देखिए, ये भी पहले न्यूट्रल था लेकिन इसके पास अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले क्या था, इसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वो न्यूट्रल था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा, व्हिच मीन्स अभी इसके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम कैसे डिनोट करते थे, माइनस से, इसीलिए हम इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज, लेकिन नंबर कंजर्व्ड है, जितना यहाँ गया है उतना यहाँ है, नंबर कंजर्व है, कहीं कहीं इधर उधर नहीं गया है। अभी एक और कॉन्सेप्ट में हम पता करेंगे कि एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। कैसे चार्ज कर सकते हैं, एक तो फ्रिक्शन से, दूसरा कंडक्शन से, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रो इंडक्शन से। अभी हम सीखेंगे कि एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। एक
बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज करेंगे? 3 मेथड है, फ्रिक्शन से, दूसरा कंडक्शन से, और तीसरा इंडक्शन से। फ्रिक्शन के बारे में हमने बताया था आपको, कंडक्शन के बारे में भी बताएंगे और इंडक्शन के बारे में भी कुछ छोटा सा एक कंसेप्ट ले लेंगे। तो कैसे कंडक्शन में कैसे होता है, तो ये सिर्फ हो सकता है मेटल केस में, ये हो सकता है सिर्फ मेटल केस में। क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल एटम है, और एक चार्ज बॉडी है, बहुत सारे चार्ज हैं इसमें, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पास लाएंगे, इसको इसका कांटेक्ट बनाएंगे, इसको ऐसे छुआएंगे, टच करवाएंगे, तो क्या होगा, इसका कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो फिर ये बॉडी भी चार्ज होगी, क्योंकि मेटल में चार्ज तो हो सकता है, इसलिए कंडक्शन के मेथड से हम मेटल को चार्ज कर सकते हैं। फिर आता है इंडक्शन। इंडक्शन कैसे है, सोचिए एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी क्या है, चार्ज है। हम इसको इसके पास लाएंगे, हम इसको इसके पास लाएंगे, अगर पास में लाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को पास में लाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड पे ये लाके रख देगा। न्यूट्रलिटी या पोलरिटी मेंटेन करने के लिए इस साइड में प्रोटॉन्स, प्रोटोनिक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर अभी हम इसको दूर ले जाएंगे, फिर इसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से अर्थ कनेक्ट कर देना चाहिए, इस साइड को अर्थ कनेक्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इसको नलिफाई कर देंगे। दैट मीन्स अभी ये प्लस चार्ज नहीं रहेगा, तो फिर बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया इंडक्शन से कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 बेसिक लॉज के बारे में, बेसिक लॉ जिसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम नहीं पढ़ सकते। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 बेसिक लॉ क्या है, बेसिक लॉज 2 ही है, मतलब सिर्फ 2 ही है। क्या है, पहला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस हमारे पास 2 हैं, कौन कौन, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। दूसरा लॉ, फिर दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये कहता है कि अनलाइक चार्जेस attract each other, whereas क्या है, whereas like charges repel each other। तो अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है, जो हमने कन्वेंशन के मुताबिक सेट किया है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इसको बोला जाता है अनलाइक चार्जेस। प्लस चार्ज इनको बोला जाता है लाइक चार्जेस, जो एक जैसे हैं, या माइनस चार्ज को बोला जाता है लाइक चार्जेस। ये लाइक चार्जेस हैं, ये लाइक चार्जेस हैं, और ये अनलाइक चार्जेस हैं। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो फिर ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये इसको अपने से दूर भेजेगा, ये भी इसको अपने से दूर भेजेगा, ये भी
इसको अपने से दूर भेजेगा, ये भी इसको अपने से दूर भेजेगा। इसका मतलब क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फिर हमने कंप्लीट कर ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो बेसिक लॉज। पहला लॉ क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको क्या लिखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। दो टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। और दूसरा लॉ क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। तो फिर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. और इसके पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे छोटा चार्ज क्या है। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और उसको डिनोट करते हैं 1 e में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम है चार्ज का यूनिट, इसके ऊपर आएंगे हम। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि सबसे छोटा चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही सबसे छोटा चार्ज है। वो है क्या, उसका वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कैसे आया, इसका यूनिट हम बाद में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें इस चार्ज की वैल्यू याद रखनी चाहिए। जैसे कि ये क्या बोलता है, चार्ज कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है। क्या मतलब है इसका, चार्ज दाना दाना मिलकर बनता है। मतलब अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कितना चार्ज है टोटल, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो सबसे छोटे वाले चार्ज का हम इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे तो हमें बड़ा सा चार्ज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम बोलेंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q = Ne। इसका मतलब क्या है, Q टोटल चार्ज है, N है एक नंबर और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम मिला मिला के बड़ा चार्ज कर सकते हैं, या यही है सबसे छोटा चार्ज अभी तक। इससे भी छोटा चार्ज आ चुका है, उसको बोला जाता है क्वार्क के ऊपर चार्ज, क्वार्क्स। अगर आप इसके ऊपर पढ़ेंगे +2 के बाद, 12th के बाद बीएससी करेंगे फिजिक्स में, तो आप क्वार्क्स के बारे में भले बातें ही जान पाएंगे। शायद +2 या 12th में भी शायद कुछ चीज़ें दिया हुआ है क्वार्क्स के बारे में। सिर्फ आप ये जान लीजिए कि क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसका 3 पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करने के बाद जो एक पार्ट बचेगा तो वो क्वार्क्स का चार्ज होगा। मतलब समझ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी छोटा है। लेकिन ये जैसे इलेक्ट्रॉन एटम में मिल रहा है, इससे ऐसे ही एनवायरनमेंट में हमें मिल रहा है, वो ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है। इसलिए हम क्वार्क्स को सबसे छोटा चार्ज अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल करने के बाद हम बड़ा बड़ा चार्ज को पा लेंगे।
तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को चार्ज का क्वांटम बोलेंगे, मॉडर्न भाषा में उसको क्वांटम बोला जाता है। और ये है एक नंबर, एक संख्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये है क्वांटम। क्वांटम मतलब पैकेट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट को मिला के एक बड़ा चार्ज तैयार होता है। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि ये कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रीट है, ये बात यूनिवर्सल है। ये डिस्क्रीट है, ये बात यूनिवर्सल है। फिर आता है तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। जैसे ही चार्ज भी है, तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कहीं नहीं जाने वाला किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और द नंबर ऑफ चार्जेस इज कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट फॉर व्हाट? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व रहता है। फिर हम आते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चौथा प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यू कैन ऐड अलजेब्राइकली, यू कैन ऐड, आपको वेक्टर ऐड करने के लिए बहुत दिक्कतें आती होंगी, मतलब कभी मन नहीं करता होगा वेक्टर को ऐड करने के लिए, लेकिन आप अलजेब्राइक सम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। 2 + 3 = 5, तो ऐसे ही अलजेब्राइक सम होते हैं। यू कैन ऐड देम अलजेब्राइकली। एक सिस्टम में कितने चार्जेस हैं आप ये अलजेब्राइकली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि चलिए, ये एक टोटल सिस्टम है। इस सिस्टम में, इस जगह में, ये टोटल आइसोलेटेड सिस्टम 2 प्लस चार्ज है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो बोला गया है कि इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। तो आप क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे ऐसे अलजेब्राइकली। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, टोटल मिला के आता है 14। समझ गया? तो 14 चार्जेस हैं। लेकिन इसको अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं 5 - चार्ज में, तो फिर क्या होगा ये? तो आप प्लस चार्ज वालों को अलग ऐड कीजिए। 2, 3, 4 कितना होता है? 7, 9, और ये 5 - चार्ज, तो ये प्लस और माइनस 5 क्या होगा? 4। समझ में आ गया? ऐसे ही आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं, चार्ज जैसे ही ऐड हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फिर हम आते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, शायद ही आपने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पढ़ी होगी कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सुन लीजिए। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से भगाएंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा, उसका लेंथ घट जाएगा। यही बोलती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो लेकिन अगर आप किसी बॉडी में प्लस चार्ज है, उसको भगाएंगे लाइट की स्पीड से, इसमें इसका मास का चेंज आएगा लेकिन चार्ज का चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? बॉडी किसी इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और उसके ऊपर प्लस चार्ज है और ये बॉडी को हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले जा रहे हैं, इसमें भी उसी का चार्ज प्लस ही होगा, उतना ही चार्ज होगा, कोई बढ़ेगा नहीं, कोई घटेगा नहीं। तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टी। क्या क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है,
दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q इक्वल टू एन। फिर तीसरी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चौथी प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी एंड आखिरी प्रॉपर्टी थी इनवेरिएंस। तो फिर चलिए अभी हम पढ़ते हैं चार्ज के साथ कनेक्टेड कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम सीखेंगे जो कि बाद में यूज होने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। तो फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फिर आइए दूसरा, दूसरा पॉइंट है पॉइंट चार्ज। दूसरा पॉइंट है पॉइंट चार्ज, जैसे कि पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किससे कहते हैं? ग्रेविटी में आपने ये पॉइंट सुनी ही होगी, पॉइंट बॉडी, पॉइंट स्फीयर। तो पॉइंट चार्ज क्या है? चलिए किसी बॉडी में चार्ज है, कुछ चार्जेस हैं, तो हम यहाँ इस बॉडी की एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब देखिए इस बॉडी का जो रेडियस है, ज्योमेट्रिकल रेडियस है, वो इस डिस्टेंस के हिसाब से बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। क्या मतलब? जैसे कि इस बॉडी का मतलब इस मैटर का कुछ मैटर ना ही आए इस डिस्टेंस के ऊपर। इस डिस्टेंस का जब कंपेयर करेंगे तो ये जो रेडियस है वो बहुत छोटा लगना चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हम बोलेंगे और उस बॉडी का रेडियस बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे कि ये बॉडी है और हम इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए इसका रेडियस और ये डिस्टेंस का रेशियो लेने से बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा टर्म आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा। तो इसीलिए हम इसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। जैसे कि अगर हम चलिए सोचते हैं प्लूटो। प्लूटो एक प्लैनेट था, अभी क्या है पता नहीं, उसको हर टाइम मान्यता चेंज हो रही है। जैसे नेपच्यून लेते हैं, नेपच्यून का कुछ रेडियस होगा और वो सन से बहुत दूर है। अगर इसको अभी हम चार्ज से भर दें, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कर दें, और अभी हम सन के पास जाके इसको एनालाइज करें, तो फिर हम देखेंगे इसका डिस्टेंस सन के पास से बहुत ज़्यादा है इसके रेडियस के कंपैरिजन में। तो फिर उसी टाइम हम इसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। हालांकि ये पॉइंट नहीं है, हालांकि ये पॉइंट है। इसका मतलब पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन फिर मतलब क्या है कि इसके डायमेंशंस बहुत छोटे होने चाहिए। डायमेंशंस should be small as compared from the distance of analysis। एनालिसिस कर रहे हैं उस डिस्टेंस से आपका बॉडी का डायमेंशन बहुत छोटा होना चाहिए, इसी के लिए इसको बोलेंगे आप पॉइंट चार्ज। समझ पा रहे हैं? तो फिर हमने टर्मिनोलॉजी में 2 पॉइंट सीखा, एक है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दूसरा है पॉइंट चार्ज। फिर कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में भी हम अभी देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है चार्ज एट रेस्ट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मूल है। चार्ज एट रेस्ट, पहले तो रेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये इनवैलिड है। रेस्ट कुछ ऐसा होता ही नहीं है। किसी भी चार्ज को हम रेस्ट में रख नहीं सकते, क्योंकि हमारा यूनिवर्स है जो हम हैं, जो यूनिवर्सल फ्रेम में है, हम कांस्टेंट मोशन में आगे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि हम चार्ज को रेस्ट में रख रहे हैं, लेकिन उसको विजुअलाइज हम नहीं कर सकते। किसी चार्ज को एब्सोल्यूट रेस्ट में हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो फिर हमें इसको एक इमेजिनेशन में लाना होगा कि चार्ज रेस्ट में है, और उसके बाद ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी कर पाएंगे।
तो फिर टर्मिनोलॉजीज गया चार्ज एट रेस्ट। इसको कई बार क्वेश्चन में लिखा भी होगा कि ये चार्ज एट रेस्ट में है। उसी के बाद ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ लॉज है उसी को अप्लाई कर पाएंगे। ये था चार्ज एट रेस्ट। फिर फोर्थ पॉइंट आता है परमिटिविटी। परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी है। हम किस मीडियम में ये एक्सपेरिमेंट या कुछ कर रहे हैं, जैसे कि एयर, वाटर। परमिटिविटी क्या है पहले आप जानिए। परमिटिविटी है, सोचिए ये एक मीडियम है, यहाँ एक चार्ज है, तो इसका इफेक्ट इस पॉइंट में हम फील कर पा रहे हैं। इसका कुछ इफेक्ट है इस पॉइंट में। ये कोई मीडियम है, वो मीडियम जो इस इफेक्ट को, इसके इफेक्ट को यहां तक पहुंचा दे, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिटिविटी, बोलते हैं परमिटिविटी। समझ गया? परमिटिविटी, जिसका परमिटिविटी जितना कम होगा वो ज्यादा इफेक्ट पहुंचा पाएगा। विच मीन्स एयर का परमिटिविटी सबसे कम है, इसीलिए, या एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं, उसका परमिटिविटी सबसे कम है। वाटर का उससे ज्यादा है, इसीलिए वाटर में अगर हम चार्ज रखें कुछ डिस्टेंस में, उसका इफेक्ट हमें पता नहीं चलेगा जैसे कि एयर में पता चलता है। तो ये थे कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज में एक पॉइंट, आखिरी पॉइंट रह गया था, वो था परमिटिविटी। बहुत जरूरी चीज है ये जानने के लिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है? इससे चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है। मीडियम मतलब जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं एयर मीडियम में है, तो ग्लास मीडियम होता है, ऐसे कई मीडियम होते हैं। तो परमिटिविटी मीडियम का ही एक प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं। ये चार्ज है किसी मीडियम में, मीडियम ये कंसीडर कर लीजिए, ये कोई मीडियम है, ये चार्ज है, तो इसका कुछ इफेक्ट आता है इस पॉइंट में। तो ये चार्ज क्यू है, इसका कुछ इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट हो इस पॉइंट में हम फील कर रहे हैं, या कुछ ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे यहाँ इसका इफेक्ट पता चल रहा है। तो ये इफेक्ट कितना पता चल रहा है वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। कितना ज्यादा पता चल रहा है, कितना कम पता चल रहा है, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इस मीडियम के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं मीडियम का परमिटिविटी। तो मीडियम का परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा इफेक्ट उतना कम होगा, मीडियम का परमिटिविटी जितना कम होगा मीडियम इफेक्ट उतना ज्यादा ही होगा। तो इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। तो परमिटिविटी के बारे में कुछ और जानेंगे, जैसे कि परमिटिविटी, पहली बात हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में जानते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिससे एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और वैक्यूम बोल सकते हैं सिंपली। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये होता है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको डिनोट करते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर से, वही एप्सिलॉन से ही डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें नीचे लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में नॉट। तो फिर आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा फ्री स्पेस का परमिटिविटी बताओ या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू बताओ, तो फिर आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10 raised to the power करंट नहीं था इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। तो फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर
स्क्वायर। ये कैसे आया हम आपको बताएंगे। तो फिर ये था परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। अभी हम डायरेक्ट जाते हैं फिर से बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बेसिक लॉ ऑफ, नोट्स की चिंता मत कीजिए, प्रोवाइड कर देंगे लिंक में, कोई पीडीएफ सा होगा। तो फिर बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था। पहला लॉ ये था, द फर्स्ट लॉ वाज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमें दूसरे लॉ की जरूरत है। तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हेयरएज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो फिर चलिए कंसिडर करते हैं टू चार्जेस Q1 एंड Q2। कंसिडर करते हैं टू चार्जेस। तो फिर चलिए मान लेते हैं ये लाइक चार्जेस है। तो फिर इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो फिर अभी हमें जो इंटरेस्ट आ रहा है कि हम डिटरमाइन करेंगे इनके अंदर जो फोर्स है, चाहे वो रिपल्सन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, उस फोर्स का वैल्यू क्या है। किस फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, और किस फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको रिसर्च करते हुए एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट ऑगस्टिन डी कूलम। ऑगस्टिन डी कूलम, उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, उस टाइम कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, अभी हम उसको सिंपल बोल सकते हैं। कुछ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। स्पेयर्स के ऊपर, छोटे छोटे स्पेयर्स के ऊपर चार्ज देके उसके फोर्स डिटरमाइन किया था। और उन्होंने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में जैसा एक लॉ है, उसी टाइप का एक लॉ यहाँ भी उन्होंने पब्लिश किया था, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिक लॉ है ये, बेसिक लॉ है ये। और इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको बोला जा सकता है इलेक्ट्रिक एनालॉग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा लॉ वहां है वैसा ही लॉ इधर है, लेकिन यहाँ चार्ज के अंदर है। इसमें हम चार्ज के अंदर फोर्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो फिर चलिए, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या ही कहता है, ये कहता है इट स्टेट्स दैट इसका ये स्टेटमेंट है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ऐड कर देंगे तो ये भी अच्छा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस होगा तो रिपल्सन होगा। इज डायरेक्टली proportional to the product of two charges। हम दो ही चार्ज ले रहे हैं अभी, सबसे सिंपलेस्ट केस ही हम कंसिडर करेंगे ऑफ टू चार्जेस। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं Q1 मल्टीप्लाइड Q2, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड स्टेटमेंट का ये आधा पार्ट है, एंड इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between them। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फिर चलिए इसको एक डिस्टेंस दे देते हैं, ये डिस्टेंस है r। तो फिर अगर हम इसको मैथमेटिकली
प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए उस फोर्स को नाम देते हैं F। स्टेटमेंट के आधे में क्या पता चलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। ओके, फिर चलिए दूसरे स्टेटमेंट के दूसरे हाफ में आते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप इसको गलती से भी मत कह देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इससे क्या हो जाएगा, r² 1/r² ऊपर चला जाएगा, तो फिर आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर फोर्स क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दोनों को कंबाइन कीजिए, कंबाइन करने से क्या मिलेगा, इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। आपने तो ये भली बातें ही पहले सीखा होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट, और आपने तो सीखा ही होगा कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इससे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू बीटा Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। बीटा डिपेंड करता है जिस मीडियम में आपने इन दोनों चार्ज को कंसिडर किया था, और बीटा इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि Q1 का कौन सा यूनिट आपने लिया था, CGS यूनिट और SI यूनिट और समथिंग एल्स। तो बीटा किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीटा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और बीटा इनके यूनिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस लॉ का और एक पार्ट है बाकी, क्या है, इट एक्ट्स, वो फोर्स जो है एक्ट्स along the line joining the two charges, इसी लाइन के ऊपर वो एक्ट करेगा। समझ गए होंगे आप। तो फिर यही था लॉ ऑफ बेसिक लॉ, मतलब कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम आते हैं बीटा के ऊपर। फॉर्मूला को हम लिखेंगे, तो फॉर्मूला को हम लिखेंगे F इक्वल टू, F वही फोर्स है न्यूटन वाला, बीटा Q1 Q2 अपॉन r²। तो फिर बीटा कुछ केसेस में, तो इन CGS में कोई सा भी मीडियम हो, बीटा 1 होता है, बीटा होता है 1। तो फिर F क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। फिर दूसरा केस क्या है, अगर हम SI यूनिट में कंसिडर करेंगे। फिर SI का दो यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। तो SI यूनिट में बीटा का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, कैसे क्या था, एप्सिलॉन r का वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। तो फिर फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो अगर आप इसको स्पेस में चुनते हैं, मतलब मीडियम को स्पेस में चुनते हैं और इसका SI यूनिट कंसिडर करते हैं, तो फिर एप्सिलॉन r का वैल्यू हो जाता है 1। एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या हो जाता है 1। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने पहले लिखा था, और इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा F इक्वल टू, अगर आप इसी को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे, क्या मतलब, अगर ये चार्ज, तो चार्ज स्पेस में रखा होगा, उसी के ऊपर हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू एक एक करके
निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। समझ गए होंगे आप। ये सब वैल्यू हमने पुट किया, क्या क्या वैल्यू, एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 पुट किया, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 10⁻⁻12 और इसका यूनिट ये सब यहाँ सेट किया, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 9 इंटू 10⁻9 आ गया। तो फिर ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस केस में, इन एसआई में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पर डिपेंड करता है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, ESU और EMU। ESU और EMU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, स्टैट कूलम। और यहाँ क्या होता है, एग कूलम। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में स्टैट कूलम बोलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में एग कूलम बोलते हैं। इनके भीतर एक रिलेशन भी है स्टैट कूलम और एग कूलम के अंदर। तो एक स्टैट कूलम कितना एग कूलम है, वो है अभी हम डिटरमिन करेंगे एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो डिटरमिन करेंगे। तो हमने क्या देखा कि F वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनको हम उनका यूनिट असाइन कर देते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जैसे फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट को नीचे रखिए, 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता। Q1 का कूलम है, Q2 का भी कूलम है, कूलम को हम C से डिनोट करते हैं। R लेंथ है, R स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फिर आप इसको यहाँ ले आइए एप्सिलॉन नॉट, तो ये इधर चला जाएगा C स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। फिर हम डिटरमिन करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर देखिए डायमेंशनल फार्मूला हम इधर से ही डिटरमिन करेंगे। तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम क्या है, चार्ज है, हमें पता है, वी नो। यूनिट को हम इधर लिखते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें पता है कूलम क्या है, चार्ज है, चार्ज Q इक्वल टू क्या है, IT। Q है IT। तो आप कूलम स्क्वायर है तो IT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन का क्या है, F